ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है सहकारिता क्षेत्र का सशक्तिकरण और जन औषधि केंद्रों की भूमिका पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीची और सहकारिता तथा कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सहकारिता का क्षेत्र या कोऑपरेटिव सेक्टर भारत की एक कहें कि पुरानी परंपरा रही है, लेकिन सरकार ने इस संस्कृति को जन आंदोलन में बदलने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को अस्तित्व में लाया था। और तब से हमने देखा है कि जो सहकार से समृद्धि का कार्यक्रम चला और जो सहकारिता का पूरा क्षेत्र मजबूत बनाया जा रहा है, उससे भारत में सहकारिता के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रगति देख रहे हैं। और इसमें चाहे वो सहकारिता क्षेत्र को समर्थन हो, नीतियों के स्तर पर बदलाव हो, ऐसे कई प्रयास हमने देखे हैं। कल ही एक अहम निर्णय लिया गया इस मामले में, जिसमें कि सहकारिता में जन औषधि केंद्रों को शामिल करने से संबंधित ये फैसला रहा। तो आज हम कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र की जो प्रगति है उसको मजबूत बनाया जा रहा है और किस तरह से जन औषधि केंद्र को शामिल करने से इसे और सशक्त होने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे, इस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अपने चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीची, और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं सहकारिता मामलों के विशेषज्ञ एसपी सिंह। रवि दधीची सर, सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद जी। मिस्टर दधीची, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समिति, यानी जिन्हें हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कहते हैं, उनको प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का एक अहम फैसला लिया है। तो ये जो निर्णय है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना अहम होने वाला है ये निर्णय? सहकारिता का पूरे देश में एक व्यापक स्तर पर उनका नेटवर्क है और उनकी प्रेजेंस सभी राज्यों में है और कुछ राज्यों में उसकी उपलब्धता है वो काफी अच्छी है। तो जो ये दोनों विभागों का एक कन्वर्जेंस या एक आपसी सहयोग से जो अपनी अपनी एनर्जी है उसको सिनर्जी में बदलने के लिए जो ये प्रयास है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसमें जो पीएमबीआई नामक संस्था है, जिसको कि मैं अपने तरफ से प्रयास करके उसके कार्य को देखता हूँ, ये पूरे देश में जो मुख्य तौर पर एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता है उनको पूरा करती है, जो कि 50 से 90% तक ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में सस्ती उपलब्ध होती है। और ये पिछले 9 वर्षों में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी का इस योजना के प्रति जो समर्पण है और जो उनका एक निर्देश है, उसके अंतर्गत लगभग 9400 जनऔषधि केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं और वो सभी इनकी रेगुलर डिमांड बढ़ रही है। तो लगभग 100 गुना की वृद्धि पिछले 9 वर्षों में जनऔषधि केंद्रों की संख्या में हुई है और इससे जो दवाएं उपलब्ध कराई हैं वो भी लगभग 120 गुना की उसके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो इस सक्सेस स्टोरी को देखते हुए कॉर्पोरेशन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि पीएसीज जो हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर की जो सोसाइटीज हैं, वो यदि इसको खोलना चाहें तो उनको एक इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाए। अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसमें हम कुछ संगठनों को अलाउ करते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, कुछ एनजीओज को भी अलाउ करते हैं उनका बैकग्राउंड चेक करके। तो अब ये एक नई श्रेणी इसमें जुड़ने का जो एक शुरुआत हुई है, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है और इससे जो ब्लॉक लेवल पर या ग्रामीण स्तर पर दवाइयों को उपलब्ध कराने का जो एक चुनौती है उसको पूरी करने में बहुत मदद मिलेगी। और खास तौर पर मिस्टर दधीची, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल हैं, वहां पर खास तौर पर जब ये सहकारिता मंत्रालय के साथ एक समन्वय है, उससे किस तरह से इससे और ज्यादा जनऔषधि केंद्र को उपलब्ध करवाने में, उनकी सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी? तो मैं इस बारे में ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि देश में लगभग 9400 जनऔषधि केंद्र हैं और ये देश के लगभग सभी जिले इससे कवर्ड हैं। लेकिन अभी जो हमारी प्रेजेंस है उसमें लगभग 55% जो केंद्र हैं वो ब्लॉक स्तर पर हैं और बाकी 45% जो केंद्र हैं वो शहरी क्षेत्रों में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पर हैं।
क्योंकि एक दुकान के रूप में जन औषधि केंद्र कार्य करता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर एक सामान्य सा मूल्य चुकाकर अपनी आवश्यकता की दवाइयां खरीद सकता है। अब उसके जो फर्दर लेवल है कि ब्लॉक लेवल, देश में लगभग 7,500 ब्लॉक हैं और जो विलेजेस हैं उनका नंबर तो काफी ज्यादा है। तो उस स्तर पर दवाइयों को पहुंचाने के लिए या ये सस्ती दवाइयों को पहुंचाने के लिए एक आवश्यकता थी कि कोई संस्था इसकी जिम्मेवारी ले। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो ये पहल की गई है कि कोऑपरेटिव सेक्टर जिसकी पूरे देश में प्रेजेंस है वो आए और अपना एक एस्टेब्लिशमेंट, उनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है और मैन पावर की अवेलेबिलिटी है। कुछ जरूरतें उन्हें पूरी करनी होंगी इसके लिए कि फार्मासिस्ट की जरूरत है और स्टेट ड्रग अथॉरिटीज से लाइसेंस लेना होगा क्योंकि दवाइयों को बेचने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। बट यह पूरी उम्मीद है, हमें पूरी आशा है कि इस योजना के अंतर्गत ये सहकारी समितियां इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगी, पूरा कर पाएंगी और सभी जगह पर इसका कवरेज इंश्योर करने के लिए दुकानें जल्द से जल्द खोलेंगी। जैसा टारगेट दिया गया है कि इनिशियल लेवल पर 2000 दुकानें 31 दिसंबर तक इस पर्टिकुलर सेक्टर में खोली जाएं। सिंह साहब, ये आपको भी हम चर्चा में शामिल करते हैं। जिस तरह से ये निर्णय रहा है, कल बैठक हुई केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री के साथ, तो किस तरह से ये दोनों मंत्रालयों का समन्वय सहकारी क्षेत्र को और मजबूत कर रहा है? कमल जी, सहकारिता मंत्रालय ने इस पूरे स्तंभ को समझने की कोशिश की है कि निचले इलाके में, दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं कैसे मिले। इन सुविधाओं को देने के लिए सबसे बेहतर साधन है कि पैक्स, जो ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं। शायद ही देश का कोई ऐसा गांव है जिसमें सोसाइटी जिस कोऑपरेटिव से न जुड़ी हो और इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत हर व्यक्ति तक, गांव के उस वंचित, गरीब, बेरोजगार, महिला जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसा कम है, उसके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए। सरकार ने इस दिशा में ये बहुत बड़ी पहल की है जिससे लोगों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी और इस सुविधा का लाभ अगर उन्हें मिलता है तो एक बात मानिए कि इस देश के लोगों के लिए इससे बड़ा और कोई भला कार्य हो नहीं सकता। भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सहकार से समृद्धि का संकल्प व्यक्त किया है, उस संकल्प को किस तरह से माननीय सहकारिता मंत्री ने उसको एक चुनौती के रूप में लिया और लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर तरह की सुविधा पहुंचाने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। कल की यह पहल हमें लगता है कि गांव के लिए, उन गरीबों के लिए जिनको स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या थी, उससे निपटने में बहुत कारगर साबित होगी। बिल्कुल। मिस्टर दधीची, तो जिस तरह से जनौषधि केंद्रों के खुलने से हमने देखा है कि देश भर में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन हुए हैं और खासतौर पर जैसे जो फार्मा क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर इस बड़ी संख्या में पैदा हुए हैं। अब सहकारिता मंत्रालय के साथ जो समन्वय है उर्वरक और रसायन मंत्रालय का, उससे भी इन अवसरों को और ज्यादा बढ़ाने में निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। तो पहला तो ये प्रश्न कि रोजगार की दृष्टि से ये कितना अहम है, और दूसरा क्योंकि हमारे देश भर से बहुत से श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जनौषधि केंद्रों को खोलने की प्रक्रिया है, उसके बारे में भी आप जानकारी दें। 2000 का जो टारगेट है वो तो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए है। इसके अलावा भी इस वर्ष के अंत तक हमें 10,000 जनौषधि केंद्र खोलने हैं। हम अभी 9400 के करीब खोल चुके हैं, तो वहां पर भी 600 केंद्र 700 केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहे वो आवेदन कर सकता है। उसके पास खुद डिप्लोमा इन फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर वो किसी को अपने यहाँ नियुक्त कर सकता है कि वो उसकी दुकान पर काम कर सके, तो उसको एक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार, और एक एम्प्लॉयमेंट जो कि कोई फार्मेसी का स्टूडेंट है, यदि डिग्री धारक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होता है। कोई भी फार्मेसी की दुकान चलाने के लिए या मेडिकल शॉप चलाने के लिए वो रूल्स के अंदर आवश्यक होता है। तो पहली तो यह है। इसके अलावा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने 650 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी आवेदन आमंत्रित किए हुए हैं, जो कि जन औषधि की जो वेबसाइट है janaushadhi.gov.in, उस पर जाकर अप्लाई फॉर
PMBJK यानी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, उस कैटेगरी में आप जाएंगे तो वहां पर आपको उससे संबंधित जानकारी मिलेंगी। बड़ा ही सरल इसका प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ऑनलाइन का आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस से रिलेटेड या ITR भरते हैं तो वो दे सकते हैं। इसके साथ में 5,000 रुपए की इसमें एप्लीकेशन फी है। कुछ श्रेणी और कुछ क्षेत्रों में रहने वाले महिलाएं या SC कैटेगरी के लोग, ST, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और जो लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश के, उनमें रहते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, या नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं उनमें रहने वाले लोग हैं, या आइलैंड डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, इनको भी इस शुल्क में छूट है। मतलब एप्लीकेशन फी नहीं लगती है उनकी। साथ ही इसमें क्योंकि आपको एक दुकान एस्टेब्लिश करनी होगी तो उसके लिए कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह आवेदक को खुद हो या वो किराए पर ले सकता है, उसकी आवश्यकता होगी। और सरकार इसमें ये दुकान एस्टेब्लिश करने के लिए 5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देती है, जो कि दवाइयों की बिक्री के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें 15,000 रुपए प्रति महीने की लिमिट है। मतलब हर महीने 15,000 रुपया मिलता रहेगा या 15% की दर से 1 लाख रुपए की सीमा के आधार पर मिलता रहेगा, जो कि लगभग 3 साल तक उनको एक सपोर्ट के रूप में इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का अतिरिक्त इंसेंटिव भी, जो मैंने विशेष कैटेगरीज बताई, उन कैटेगरीज को या उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग यदि ये दुकान खोलते हैं तो उनको 2 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता भी दी जाती है, जिससे कि वो दुकान के अंदर IT और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कुछ कैबिनेट्स बनाने हैं, कंप्यूटर खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, उसके रिम्बर्समेंट के तौर पर दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से इसमें काफी सहयोग दिया जाता है ताकि ये दुकानों को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सके और उनको पहले 3 साल तक एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट सरकार की तरफ से मिले। तो निश्चित तौर पे रोजगार की इसमें असीम संभावनाएं हैं और कई दुकानें बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। और साथ ही दवाइयों का जो कीमत है उस पर 20% मार्जिन भी है। तो ये तीनों जो इंसेंटिव और मार्जिन मिला के एक वायबल बिजनेस ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको लोग देख सकते हैं। जी, तो जो 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उनकी पहचान का आधार क्या होगा, इस बारे में कोई जानकारी है? अभी उसके बारे में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन उनको सजेस्ट करेगी कि जो लोग विलिंग हैं वो अप्लाई करें और उनको एक संगठन के रूप में देखते हुए हम लोग अपने ऑनलाइन सिस्टम में इंटीग्रेट कर देंगे और उनको परमिशन उसके हिसाब से देंगे। उसके बाद वे अपना ड्रग लाइसेंस लेंगे, अपनी दुकान या जो क्षेत्र आइडेंटिफाई करेंगे वहां एक दुकान एस्टेब्लिश करेंगे और स्टेट का ड्रग लाइसेंस लेंगे। फिर हम सेंट्रल अपने वेयर हाउसेज हैं जो कि हमारे देश में 4 जगह पर बड़े वेयर हाउस बने हुए, वहां से उनको दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित कर देंगे। जी, और अभी हम देखें तो लगभग 1800 प्रकार की दवाइयां जनऔषधि केंद्रों में मिलती हैं, कई मेडिकल डिवाइसेस भी मिलते हैं। तो क्या जो जनऔषधि केंद्रों का स्ट्रक्चर है उसमें कोई आगे और बढ़ोतरी हो सकती है? क्या इसका स्वरूप बदल सकता है? इस बारे में कोई योजना है? तो ये निरंतर ही बदलता रहता है क्योंकि नई नई दवाइयां आती रहती हैं, उनकी डिमांड होती रहती है। तो ये डिमांड के बेस पर एक एक्सपर्ट कमेटी की सलाह पर हम लोग नई दवाइयों को शामिल करते हैं। लगभग 1 साल पहले करीब 1450 दवाइयां ही उपलब्ध थी, जो पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 1800 हुई और इस वर्ष के अंत तक बढ़कर 2000 हो जाएंगी। अच्छा। और ये सभी प्रकार के थेरेपेटिक ग्रुप्स जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं उनको कवर करती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी डायबिटिक्स, कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उनकी दवाइयां, एंटी कैंसर दवाइयां हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं, फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रासिटिकल्स, ये सब हैं। और इसके अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट्स में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, सिरिंजेस, नीडल्स, डाइपर्स, रबर ग्लव्स, ऑक्सीमीटर्स, ग्लूकोमीटर्स, ये सभी प्रकार के नई नई चीजों को इसमें शामिल करते रहते हैं। रेगुलरली अपनी लिस्ट को चेक करते हैं और अपग्रेड करते रहते हैं। साथ ही मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये PSCs के माध्यम से, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में खुलेंगे या ब्लॉक स्तर पर होंगे मोस्टली, तो हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड 1 रुपए में एक की दर पर उपलब्ध है। यानी 4 यूनिट्स का पैक एक 4 रुपए में और एक 10 यूनिट्स का पैक 10 रुपए में, यानी 1 रुपया प्रति सैनिटरी पैड की दर से उपलब्ध है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं करता बाद में। तो वो सब जगह इसकी व्यापक उपलब्धता हो पाएगी। अभी तक पिछले 4 वर्षों में जब से ये योजना शुरू हुई, हम लगभग 38 करोड़ सैनिटरी पैड बेच चुके हैं। और ये एक मेंस्ट्रुअल हैबिट चेंज करने के लिए और सैनिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका सभी को फायदा उठाना चाहिए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दधी जी। आपने जो सहकारिता मंत्रालय के साथ एक समन्वय है आपके मंत्रालय का, आपके विभाग का, उसके बारे में तो बताया ही, साथ ही जन औषधि केंद्र की जो और भी उसकी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिंह साहब, मैं यहाँ पर केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद जो प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया था, उसमें जो सहकारिता के क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था, उसका यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सहकारी समितियों को गांवों की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, उसके विकास की धुरी ये सहकारी क्षेत्र बनेगा। और उन्होंने कहा था कि सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। इस बजट में उन्होंने ये भी कहा था कि नई सहकारी समितियों के गठन की एक महत्वाकांक्षी योजना भी बनाई गई है। तो जिस तरह से बजट में प्रावधान किए गए, केंद्रीय मंत्रिमंडलों के हम निर्णयों को भी देखते हैं, उसमें भी सहकारिता क्षेत्र को लेकर समय समय पर निर्णय आते ही रहते हैं। जो सरकार की प्राथमिकता है सहकारी क्षेत्र को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो है इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस तरह से जितनी अच्छी होती है, उसी आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है, कम से कम भारत में तो जरूर। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के समझिए दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल में 2021 में जो सहकारिता मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय का दर्जा दिया, और मतलब मंत्रिमंडल के सबसे बड़े ताकतवरों में जिसमें गिने जाते हैं अमित शाह, उन्हें यह दायित्व सौंपा गया कि इस मंत्रालय का दायित्व ये आप संभालिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री के उस संकल्प को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहकार से समृद्धि, सहकारिता ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इस देश में समृद्धि आ सकती, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और उसे कैसे कार्यान्वित किया जाए, उसे अमित शाह जी ने बखूबी पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ किया है वो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपने अभी एक सवाल पूछा कि खाद्यान्न भंडारण के लिए, खाद्यान्न भंडारण तो एक चीज है जो दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण योजना बना रही है सरकार, और यह सारे भंडारण का बड़ा काम करेंगी ये पैक्स, यानी ये सहकारी समितियां। देश का 91% लोग किसी न किसी तरह से सहकारिता से जुड़े हुए हैं। देश का शायद ही ऐसा गांव 5.5-6 लाख गांव है, शायद ही कोई ऐसा गांव है जो कोऑपरेटिव से न जुड़ा हो। इस कोऑपरेटिव से जुड़ने का एक बड़ी वजह है कि उन्हें इससे लगता है कि यह उनका अपना संगठन है जिससे यह कुछ अपना कर सकते हैं। आज स्थिति यह है कि भारत सरकार के लगभग 1 दर्जन से अधिक मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों को सौंपा जा रहा है इन्हीं समितियों को, जिन्हें हम पैक्स के नाम से जानते हैं। हर सहकारिता का से जुड़ा हुआ व्यक्ति PACS, इसका मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जिसे हम सहकारी समिति, साधन सहकारी समिति, किसी भी तरह की समितियां होती हैं। इस समितियों के को इन्हीं मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों में पिछले कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया। लगभग 1.5 दर्जन मंत्रालयों के 25 से अधिक, 2 दर्जन से अधिक ऐसे कार्यक्रम जिनमें एग्रीकल्चर से जुड़े इनपुट की सप्लाई का काम, जैसे पैक्स जो सहकारी समितियां थी, इसके पहले तक बहुत सीमित कारोबार उनका होता था, बीज वितरण, फर्टिलाइजर वितरण और कीटनाशक के अलावा कुछ नहीं काम करती। भारत सरकार के कोऑपरेटिव मंत्रालय ने, सहकारिता मंत्रालय ने उन्हें उससे आगे बढ़कर मछली पालन, डेयरी उद्योग, पोल्ट्री उद्योग, पशुपालन, फार्म मशीनरी, कस्टम हायरिंग, बागवानी, मधुपक्षी पालन, भेड़ बकरी, सुअर पालन, रेशम उत्पादन, खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और उसमें कोल्ड स्टोरेज बनाना और कृषि उत्पादों की पैकेजिंग तक, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, ब्रांडिंग, मार्केटिंग जैसी गतिविधियां भी उसके जोड़ दिया है। इसी तरह देखेंगे तो फूड मिनिस्ट्री यानी खाद्य मंत्रालय के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें उचित मूल्य की दुकानें भी उन्हें सौंपी जा रही हैं प्रायोरिटी के तौर पर। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप, रसोई गैस यानी पेट्रोलियम से जुड़ी हुई आम लोगों की जो चीजें हैं, ऐसे व्यवस्थाओं को गांव के उन समितियों को, प्राइमरी सहकारी समितियों को सौंपा जा रहा है, ताकि समितियां मजबूत हों। और समितियों में कौन लोग काम करते हैं? गांव के लोग ही उसके मेंबर होते हैं। यानी एक तो उनको सहज और सस्ते दरों पे उनको सामान मिलेगा, उपलब्ध होगा अपने लोगों से, और वो समितियां जब फायदा कमाएंगी तो जो भी लाभ होगा फिर उन्हीं में बांटा जाएगा। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, बिल्कुल ये काम कर रहे। इसी तरह से बैंकों से जुड़ी हुई चीजें, बैंक मित्र, व्यावसायिक प्रतिनिधि, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल डीलरशिप, सामुदायिक, सबसे बड़ा काम देखिए CSC का काम,
जहां से तकरीबन 300 सुविधाएं, ढेर सारी तरह के लोगों की छोटी बड़ी मुश्किलें, छोटी बड़ी जरूरत, जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं, वो जिन्हें 300 में बांटा गया है, वो सारी सुविधाएं इन्हीं समितियों को सौंपा जा रहा है कि ये समितियां चलाएं, साधन सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको चलाएं। तो सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि गांव की इकोनॉमी कैसे बढ़े, गांव का वह वंचित वर्ग, वह ग्रामीण वर्ग, वह बेरोजगार, वह किसान जिसे अपने इनपुट के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था, अपनी पैदा की हुई उपज को बेचने के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब समितियां खुद पैदा करेंगी, किसानों के उत्पादन को अभी तक ऋण देने का सिर्फ काम करती थी, अब वो सिर्फ ऋण ही नहीं दिया करेगी, उनकी जरूरत के सामान इनपुट सस्ती दरों पर उन्हें उनके खेत पर, उनके घर पर, गांव में उपलब्ध कराएंगी। दूसरी चीज, जब उनके खेतों की उपज पैदा होगी तो वो खुद खरीदेंगी भी। आपने जैसे जन सेवा केंद्र का जिक्र किया था सिंह साहब, उसमें हम देखें तो पिछले ही दिनों सहकारिता मंत्रालय और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और नाबार्ड, इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसका यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि समितियों को अब तकनीकी से लैस किया जा रहा है, उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है। किस तरह से ये समितियां अब गांवों में न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि तकनीक के मामले में भी एक बड़ी कड़ी साबित होने वाली हैं? कमल जी, आप समझिए कि कोई देश का ऐसी ग्राम पंचायत अगले कुछ 1-2 साल के अंदर नहीं बचेंगी जहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं होगी। हर गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ रहा है। शायद ही देश का दूर दराज का गांव होगा जहां पर कनेक्टिविटी का अभाव हो। जी। चाहे उसे आप सड़कों से जोड़ें, चाहे उसे आप ब्रॉडबैंड से जोड़ें, डिजिटली जुड़ा है। अब इसे अगर आप ब्रॉडबैंड से जोड़ देते हैं तो उनकी रफ्तार तेज हो जाती है और हर गांव की हर समिति कंप्यूटर से जुड़ जाती है। तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि गांव के हर व्यक्ति को हर क्षण हमेशा हर तरह की सुविधा उसके उसी ग्राम पंचायत की उसी पैक्स में, उसी सहकारी समिति में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी जिसके लिए वो गांव जाया करता था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसी महीने की 23 तारीख या 26 तारीख को लास्ट वीक में भारत सरकार का साधन, ये जो कोऑपरेटिव मंत्रालय है, इसने पूरे देश के सारे कंप्यूटराइजेशन पर एक समीक्षा बैठक कर रही है, एक सम्मेलन कर रही है राष्ट्रीय सरकार। दूसरा ये देखा जा रहा है कि जो नाबार्ड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे देश के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वहां से बटन दबाकर अपनी जरूरतों को दर्ज करता है तो भारत सरकार तक उसकी जानकारी मिलती है और उसको वह सुविधा तत्काल मुहैया कराने में सहूलियत होगी सरकार को भी और उस दूर दराज बैठे हुए अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी। यह कितनी बड़ी चीज है कि बीच के सारे बिचौलिया, चाहे किसी भी तरह का बिचौलियापन हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सरकार और आम आदमी आमने सामने हो जाएंगे, जिसकी जो जरूरत है उसको जस का तस उसे उपलब्ध हो जाएगा। डीबीटी उसी का एक बड़ा उदाहरण है। जी। डायरेक्ट बेनिफिट मतलब हर व्यक्ति को जो सुविधा मिलती है उसे सीधे किसान के या व्यक्ति के अकाउंट में सीधे पहुंच जाती है। चाहे किसी भी उपभोक्ता को कोई चीज की जरूरत होती है, राशन किसी तरह का मिला या नहीं मिला, कोई भी आदमी कहीं से भी बैठ के यह देख सकता है कि किसको क्या मिला। ये सारी चीजें कोऑपरेटिव मंत्रालय एक तरह से कोऑपरेट कर रहा है सबको, एक दूसरे को, छोटे बड़े, सरकार, ब्यूरोक्रेट और उपभोक्ता नागरिक को एक दूसरे को जोड़ देने का काम सहकारिता मंत्रालय जिस गति से कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है कि आपको हम बताएं कि भारत सरकार का यह मंत्रालय आने वाले दिनों में इतना ताकतवर होकर उभरेगा और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना मजबूत कर देगा कि लोगों को लगेगा कि सरकार सच में उनकी है, सरकार सच में वो चला रहे हैं। यही मंशा हमारे प्रधानमंत्री की और हमारे कोऑपरेटिव मंत्री की है। अगले 5 सालों में प्राथमिक जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनकी संख्या करीब 2 लाख के आसपास बढ़ेगी। जो ग्रामीण स्तर है उससे इस संख्या में कितना बदलाव आएगा? 65,000 अभी आज के तारीख में कुल 1 लाख पैक्स हैं, जिसको आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कह रहे हैं। मैं उसे सीधे कहूँ तो सहकारी समितियां गांव वाली कुल लगभग 1 लाख के पास 95 से लेके 99,000 तक हैं। उसमें से 63,000 से कुछ अधिक ऐसी सोसाइटीज हैं जो एक्टिव हैं, जो फंक्शनल हैं, जो ठीक ठाक से चल रही हैं। कुछ ऐसी भी सोसाइटीज हैं जो किसी वजहों से एक्टिव नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि ये जो फंक्शनल हैं, जो चल रही हैं, जो काम कर रही हैं, उनको कैसे कंप्यूटराइज करके कैसे एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, कैसे उनको अधिक से अधिक कारोबारी दायरा उनका बढ़ा दिया जाए कि उनकी कमाई आमदनी का साधन बढ़ जाए, तो उस सोसाइटी से जुड़े हुए निचले तबके के लोगों की आमदनी भी बढ़े। और यही बड़ी ताकत है कि
गरीबी के नाम पर गरीब कोई नहीं रहेगा। कोऑपरेटिव मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है कि अब देखिए, आपने कहा 2 लाख और बढ़ जाएंगी। 2 लाख कौन सी होंगी? वो उसमें है डेयरी और मछुआरे। ये ऐसा क्षेत्र था, मछली पालन करने वाले लोगों की समितियां नहीं थी, और थी तो बहुत गिनती, अंगुली पर गिनने वाली संख्या बहुत कम थी। उनकी संख्या बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा जो देश है, देश एक मछली पालन में बहुत आगे जा चुका है, लेकिन छोटे छोटे मछुआरे ऐसे हैं जिनको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो अच्छी से अच्छी मछली समुद्र तटीय इलाकों से या इंटरनल जो पोखर, तालाब, झील, नदियों से पालन करते हैं और वहां से मछली मारते हैं, उनके लिए मार्केट नहीं मिलता है, उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है, उनको उचित साधन नहीं मिलता है, उनको ऋण नहीं मिलता है। ये सारी सुविधाएं कोऑपरेटिव मंत्रालय के थ्रू जो ये इनकी समितियां होंगी, जो पैक्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव समितियां बन रही है, ये समितियों के मार्फत से लोगों को रियायती दर पर, पहले तो ब्याज, बहुत कम ब्याज दर पर उनको पैसा मिलेगा, ऋण मिलेगा उनको काम करने के लिए। फिर जब उनसे जो उपज पैदा होगी उनको कैसे बाजार में, अब आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं, सबसे बड़ी सोसाइटी कह सकते हैं, अमूल दुनिया में एक अपने आप में सहकारिता का एक सबसे बड़ा मॉडल है। दूसरा सबसे बड़ा मॉडल इसी देश का है, वो है दुनिया का नंबर 1 खाद्य कंपनी, वो है इफ्को। इसी तरह से इस देश में समितियों को इतना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि गांव के व्यक्ति को किसी दूसरे पर निर्भर न होना पड़े, और प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सबसे बड़ी पहल है। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि सिंह साहब हमने देखा कि समर्थन के स्तर पर भी बहुत काम हुए हैं, लेकिन जो नीतिगत स्तर है उस पर भी हमने देखा कि सरकार ने पहल की है। जैसे बहुराज्य सहकारी समितियों के संबंध में जो विधेयक था उसको संशोधित करके सरकार ने जो अड़चनें थी या जो अनडेमोक्रेटिक था एक रवैया और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है। कमल भाई, हमारे देश की सहकारिता का जो पूरा क्षेत्र था इतना नेग्लेक्टेड था, इतना नजरअंदाज किया जा रहा था कि एक आजादी से पहले के कानून आज भी लागू हो रहे थे। 1941 के कानून, 1945 के कानून, 1955-52 के कानून आज भी लागू हैं। अब जरा समझिए 21वीं शताब्दी में देश जा रहा है, देश सहकारिता भी 21वीं सदी की ओर जाना चाहिए। कानून और नियम जो बनाए गए थे वो इतने पुराने पड़ गए थे कि वो इसकी राह में बाधा बने हुए। उसे दूर करने के लिए सरकार ने 2-3 बड़े काम किए, इस सुधार की दिशा में बड़े बड़े काम किए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसकी प्रशासनिक ढांचा है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसके इलेक्शंस कैसे सख्त किए जाएं, जो उसकी कमियां और खामियां हैं जो चिन्हित की गई उनको कैसे दूर किया जाए। बस किसी भी समय हमें लगता है बहुत जल्दी भारत सरकार, अभी कोऑपरेटिव की नई पॉलिसी है लगभग तैयार हो चुकी है, सुरेश प्रभु के नेतृत्व में उस पर काम चल रहा है। इसी तरह से देश के पैक्स के लिए भी जो बायलाज या जो नियम कानून बने थे वो भी इतने पुरातन थे, उसमें भी कुछ करने की स्थिति नहीं थी। यही वजह थी कि सोचिए इतनी बड़ी आबादी वाला देश, 6.5 लाख गाँव वाला इस देश में सिर्फ 65,000, 70,000 या 90,000 पैक्स काम कर रहे थे। तो क्यों? इसलिए क्योंकि पैक्स के नियम कानून इतने पुराने पड़ गए थे कि उसको अब सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद पहला काम किया कि कैसे बहुराज्यीय जो सहकारी समितियां हैं उनके नियम कानून कैसे सुधारे जाएं। ठीक ऐसे ही स्टेट लेवल की जो समितियां हैं, जो गाँव की समितियां हैं, छोटी छोटी सहकारी समितियां हैं, उनके लिए मॉडल बायलाज बनाकर उनको भेजा गया और कहा गया जो समितियां, जो राज्य इन्हें लागू करेगा क्योंकि यह फायदे का है, तो उनका जो सीमित कारोबार का दायरा है, 2-3 काम करती हैं, उनसे कुछ कमाई होती नहीं, तो ऐसे में उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। 32 ऐसे क्षेत्र को लगभग लागू कर दिया गया है और 80 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हित कर दिया गया है, जल्दी ही उन्हें लागू कर दिया जाएगा। यानी 80 ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें ये पैक्स कारोबार कर सकते हैं और कारोबार करेंगे। उसी में एक कारोबार जन औषधि केंद्र का भी है, उसी में एक ऐसा कारोबार रसोई गैस यानी पीएनजी या जो ये रसोई गैस है इसके वितरण का काम कर सकती है। उसी में यह काम है कि बैंकिंग का भी काम कर सकती है। तो ढेर सारे कारोबार की उनके सामने विकल्प हो जाएंगे जिससे वो फायदा कमा सकती हैं, लाभ कमा सकती हैं। और लाभ उन समितियों के कमाने का मतलब है कि उस समितियों से जुड़े हुए गांव के जितने सदस्य हैं सबको उसका फायदा मिलने वाला, उसका हिस्सा उनको भी मिलने वाला है। ये है लब्बो-लुबाब इस पूरे सरकार की इस पहल का। जी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े और सहकारी समितियों की मजबूती, सरकार की पहल और सरकार के नीतिगत बदलाव जो रहे हैं उनके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को आपने जानकारी दी, अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सहकारिता क्षेत्र का सशक्तिकरण और जन औषधि केंद्रों की भूमिका पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीची और सहकारिता तथा कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।